जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, दुनिया का जो कर्ज है वो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है और मतलब बना भी नहीं रहा बल्कि ये कहना चाहिए कि तोड़ चुका है। 338 ट्रिलियन डॉलर, जी हाँ, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस का जो लेटेस्ट आंकड़ा है, जो डेटा है, उसके हिसाब से जो ग्लोबल डेट है उसने अब ऑल टाइम जो हाई वो रिकॉर्ड है उसको छू लिया है और सबसे ज़्यादा अब तक हाई है। और सबसे ज़्यादा उधार लेने वाले जो देश हैं चाइना, फ्रांस, यूएस, जर्मनी, यूके और जापान। और जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उन्होंने भी 3.4 ट्रिलियन जो एक्स्ट्रा है वो कर्ज ऐड कर लिया है। ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि जो हम बात करते हैं कि भाई ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये इमर्जिंग पावर है और सुपर पावर्स हैं, क्या सब ये एक जाल है? पूरी दुनिया जो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठी हुई है। क्या चीज़ें इससे आगे निकल कर आएँगी और क्या कुछ हमें समझना चाहिए? क्या सावधानियाँ हमें बरतने की ज़रूरत है? इन सबको डिटेल से विस्तार से समझेंगे। उमेश जी हमारे साथ हैं जो फाइनेंशियल जो मामले हैं उन पर काफ़ी पकड़ रखते हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, जो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आज की जो बड़ी ताकतें हैं जिसमें मैंने चाइना, फ्रांस, यूएस, जर्मनी, यूके और जापान इन सब की बात की। ये सबसे ज़्यादा कर्ज़ लेने वाली बड़े देश हैं जो बड़ा ग्रो कर रहे हैं, इनकी इकोनॉमी के जलवे दुनिया भर में होते हैं। क्या सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या पूरी दुनिया एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठी है? दूसरा ये कि क्या डेट जो है वो बबल कभी भी फूट सकता है और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो हमारे सामने आ सकते हैं, दुनिया एक बार फिर रिसेशन के दौर में आ सकती है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर ऐसा होता है तो इंडिया जैसी जो इकोनॉमीज हैं जो अभी इमर्ज कर रही हैं वो इनसे कैसे बच सकती हैं? ओवरऑल मैं सिचुएशन को आपसे समझना चाहूंगी। देखिए अंबर जी, बहुत लोग जो हैं वो जीडीपी की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं। डेट जी। ऐसा चीज है, नो बडी लाइक्स टू स्पीक अबाउट इट। डेट जो है ना, वो एक तरह से साइलेंट थीफ है। मतलब एक समझ लीजिए, एक चोर है जो आपकी इनकम को धीरे धीरे चाट जाता है। इट इज लाइक अ टर्माइट जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। अभी ग्लोबल डेट है 338 ट्रिलियन डॉलर्स का, और पिछले 6 महीने में वी हैव एडेड 21 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब 317 डॉलर से 338 डॉलर्स, 338 ट्रिलियन डॉलर्स इन द पास्ट 6 मंथ। आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। और अभी तक तो 2025 खत्म नहीं हुआ है। तो अगर सेम प्रोजेक्शन दिखाया जाए तो 360 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। ये सीधी बात है, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2025। और इसके अंदर जो आपने जो कंट्रीज का नाम दिया है, उसमें चाइना है, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, जापान है। अब ये देखिए, चाइना चाइना के अंदर बताया जाता है, ये पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने खुद एक तरह से एक्सेप्ट किया है कि उनका डेट टू जीडीपी है 300%। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है 27 मार्च का। कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी मीडिया हाउस इसके बारे में चर्चा नहीं करता है। क्योंकि चाइना क्या करता है, जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं उनको पैसा खिला देता है ताकि वो प्रो चाइना नैरेटिव बना के रखे। चाइना के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वहां पे मतलब आप समझ जाइए, $3 अगर आप किसी को लेंडिंग करोगे तो $1 का इंक्रीमेंटल जीडीपी वो बना के देने वाला है। और ये वर्ल्ड के अंदर आप देखिए, $338 ट्रिलियन का टोटल डेप्ट है। तो मतलब ग्लोबल जीडीपी है अराउंड $110 ट्रिलियन। तो डेट टू जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड इज 324%। चाइना के ऊपर आ रहा हूं, चाइना का डेट टू जीडीपी इट्स अराउंड 335%। ये 300% नहीं है, अभी 335% है, लेटेस्ट फिगर है। और अगर उनकी इकोनॉमी $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो उनका डेट हो गया 70 ट्रिलियन, 70 ट्रिलियन। तो मतलब क्या हुआ, $50 ट्रिलियन का ब्लैक होल है। कोई मानेगा नहीं, बोलेंगे कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, बट फिगर्स वही बोलते हैं कि अगर आपकी जीडीपी अगर 20 ट्रिलियन की है और आपका डेट अगर 335% है, तो कैलकुलेशन वही बोलता है 70 ट्रिलियन। तो डेफिसिट कितना है, $50 ट्रिलियन। इसके अंदर बताया जाता है
उनकी जो रियलिटी कंपनीज है, जैसे एवरग्रांड है, वांके ग्रुप है, कंट्री गार्डन है, ये सब एक तरह से खत्म हो चुकी है। दे हैव स्टॉप्ड ऑपरेटिंग। और ऐसा हुआ है कि चाइना के अंदर वहां पे बैंक्स के अंदर प्रॉब्लम है। वहां की जो लोकल गवर्नमेंट्स है, उन्होंने डेट रेज किया है फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बताया जाता है 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर्स का तो डेट है जो लोकल गवर्नमेंट का है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट होता है, फिर बाद में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डेट होता है, हाउस होल्ड डेट होता है, कॉर्पोरेट डेट होता है, पीएसयू डेट होता है। सब टोटल कर लेना तो 70 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाते हैं चाइना में। ऐसी हालत हो गई है। देखिए अमर जी, दिस इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और अभी मैं आता हूँ जापान के ऊपर। जापान का जो डेट टू जीडीपी है वो अराउंड 250% होता है। और फिर सबसे बड़ी बात है फ्रांस, उनका भी डेप्ट अराउंड 4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुका है। इट इज अराउंड 120% ऑफ दैट जीडीपी, 120% या 125%। देखिए कोई भी डिस्कशन है ना, अमेरिका को बोले बिना तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज अमेरिका का डेप्ट है 37 ट्रिलियन डॉलर। सोच लीजिए, 37 ट्रिलियन डॉलर बताया जाता है उनका इंटरेस्ट पेमेंट ही 1 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर होने वाला है। क्योंकि 30 ईयर जो उनके जो यील्ड है, इट इज अराउंड, मेरे ख्याल से इट इज अराउंड 5%। अमेरिका के अंदर बताया जाता है कि वहां पे जॉबलेसनेस है, वो एक तरह से इंक्रीज हो चुका है। अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन जो है अभी प्रेजेंट इट इज 2.9%। बताया जाता है बाय द एंड ऑफ 2026 इट विल बी 4%। और आज जो अमेरिका का डेट है 37 ट्रिलियन, प्रोजेक्शन बता रहा है बाय एंड ऑफ 2034 इट विल बी 54 ट्रिलियन डॉलर। अब सब इकोनॉमी डेट के ऊपर चल रही है, मतलब मनी प्रिंटिंग कर रही है। और मार्केट में एक तरह से जनरस लोगों को पैसा बांट रही है। अब इससे क्या हो रहा है, एसेट के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, फिर बनता है एसेट बबल। एसेट बबल के बाद आता है एसेट क्रैश। और एसेट क्रैश के साथ क्या होता है, फिर आप देखेंगे कि वापस आपको बेल आउट देना पड़ेगा। तो ये सब चक्र चलता जा रहा है। ये 1997 में चालू हुआ था, ईस्ट एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस में। फिर 2008 में आपको देखा था सबप्राइम क्राइसिस। उस समय आपको बता देता हूँ उमर जी, वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। उस समय अमेरिका के ऊपर सबको भरोसा था, तो अमेरिका ने सारे डेट एब्जॉर्ब कर लिए थे। और वो डेट एब्जॉर्ब करने के बाद वो सॉवरिन डेट बन गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब जो प्रॉब्लम आने वाली है, इट इज गोइंग टू बी अ सॉवरिन डिफॉल्ट चालू हो जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाला है। अब अमेरिका देखिए, अभी ग्लोबल जीडीपी जो बताया जा रहा है, अभी जो 3.2% है, नेक्स्ट ईयर वो कम होने वाली है। और उससे भी नेक्स्ट ईयर शायद ये साल 3.1% होने वाली है। और 2026 में 2.9% होने वाली है। अमेरिका टेक्निकली रिसेशन में जा सकता है, अमेरिका के अंदर स्टैगफ्लेशन आ सकता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है मालूम है? इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा पर ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, आप प्राइसेस नहीं बढ़ा पाओगे। प्राइसेस नहीं बढ़ा पाओगे तो क्या होगा, कंपनी के हाथ में प्रॉफिट जनरेट नहीं होंगे। प्रॉफिट जनरेट नहीं होंगे तो क्या होगा, टैक्सेस नहीं आएंगे। टैक्सेस नहीं आएंगे तो क्या होगा, आप कंपनीज को, गवर्नमेंट को क्या होगा, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब एक तरह से खर्च नहीं कर पाएगा। कंपनीज ले ऑफ करना चालू कर देगी। तो इससे एक तरह से स्टैग्फ्लेशन इन्फ्लेशन से भी खराब होता है। और स्टैग्फ्लेशन क्या है, बहुत लंबी टाइम तक रहता है। अब ये देखिए, चाइना का देख लीजिए, डेट टू जीडीपी है 335%, जो मैं पहले ही बोल रहा था। और 70 ट्रिलियन डॉलर का उनका डेप्ट है। अब जी, चाइना के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? उनकी जी। टोटल फर्टिलिटी रेशियो है ना, 1.2% आ गई है। और अगर टीएफ जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट होता है, अगर आपको मेंटेन करना है, यू नीड 2.1। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम चाइना के अंदर वो हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है कि सोसाइटी, ये दाम बढ़ने से और जिस हिसाब से इकोनॉमिक कियोस्क हो रहा है, women are refusing to marry. They want to stay independent. They don't want to go for birth at all. वो बोलते हैं कि बिना डबल इनकम नो किड्स, डिंक करके एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है। जी, एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय द लाइफ। इससे क्या होगा, सोसाइटी को प्रॉब्लम हो चुका है। अगर आगे सोसाइटी नहीं चलेगी तो चाइना के अंदर बताया जाता है कि वहां पे एजेड लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी।
और एक तरह वो से हो रहा वो है ऑलरेडी डाउन। उमेश जी। मैं उमेश जी आपसे थोड़ा-सा और इसको डिटेल में समझना चाहूँगी कि अगर हम लेट्स सपोज़ एक सिनेरियो लेते हैं कि अगर कोई मेजर इकोनॉमी अपना जो डेट सर्विस है वो नहीं कर पाई तो ये मान लेते हैं कि जैसे चाइना है, यूएस बड़ी इकोनॉमीज़ हैं और डिपेंडेंसी पूरी दुनिया की काफ़ी ज़्यादा है। तो जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, वो किस तरह से उस पे इसका असर आएगा? चेन रिएक्शन की तरह कोलैप्स करेगा? कैसे होगा? क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं ग्रेट फाइनेंशियल रीसेट। ये फाइनेंशियल रीसेट है क्या? हुँ, इसमें क्या होगा, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक रशियन जो पुतिन के जो रशियन सलाहकार है, उन्होंने बोला है कि अमेरिका वांट्स टू वाइप आउट इट्स डेब्ट बाय यूजिंग स्टेबल कॉइन। कहीं न हुँ, कहीं अमेरिका अपना डेब्ट किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लोगों को बोल रहा है कि आप स्टेबल कॉइन में इन्वेस्ट करो। स्टेबल कॉइन को यूज़ करवाएगा। क्रिप्टो के दाम बढ़ेंगे, बिटकॉइन के दाम बढ़ेंगे। एक दिन क्या होगा, उन जो क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन की वैल्यू को वो एक तरह से नल एंड वॉइड कर देगा। तो अमेरिका का डेट वहाँ तक चुका देगा। ये सब चीज़ सब लोग करेंगे। कल अगर चाइना नहीं भर पाया पैसा, तो क्या होगा, वो सीधा बोलेगा मैं नहीं भर पा रहा हूँ। अभी देखिए, हुँ, एवरग्रांड ग्रुप जो है, जो उनके सबसे बड़ी ग्रुप है चाइना की, उसने अपने ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को पैसे ही नहीं दिए। सबको नुकसान सहना पड़ा। कंट्री गार्डन ने भी वही किया, वाल्के ग्रुप ने भी यही किया, फंटेशिया ग्रुप ने भी वही किया। ये चाइना के अंदर हो रहा है। चाइना के अंदर छोटे बैंक्स कोलैप्स होते जा रहे हैं। चाइना के अंदर क्या हो रहा है, उनकी गवर्नमेंट अभी क्या बोलता है, अभी वहाँ एक्सेस कैपेसिटी है उनके पास। गवर्नमेंट बोलता है आप माल बेचो। तो आज हुँ, चाइना के अंदर ऐसा है कि उधर उनका जो 6 महीने का फिगर आया है, वो बता रहे हैं कि उनका जो ट्रेड सरप्लस है 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का होने वाला है। क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है, उनको कैपिटल सब्सिडी देती है। पर देखिए, कहीं न कहीं तो ऐसा होता है कि आप सब्सिडी दे रहे हो, किसी न किसी को तो उसका भाग देना पड़ेगा। आप ट्रेड सरप्लस लेके आ जाओ, रेवेन्यू सरप्लस लेके आ जाओ, पर अल्टीमेटली अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर कमा नहीं पाएगी कंपनीज़, तो क्या होगा? आप अगर ₹100 का माल 80 पैसे में ₹80 में बेचोगे, ₹20 आपको गवर्नमेंट दे देता है, कितने दिनों तक देगा? और उसके कारण चाइना के अंदर क्या हो रहा है कि वो सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी करते जा रहे हैं। कहीं न हुँ, कहीं वो जो डेब्ट का बबल है ना, वो कहीं न कहीं जाके वो डेब्ट पाइल अप होता जा रहा है। कोई इसकी बात नहीं करता है। जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, चाइना के अंदर जो टैक्सेस देने वाले लोग हैं, वो 2% ऑफ द पॉपुलेशन है। जी, क्योंकि कंपनीज़ आर अनेबल टू जनरेट प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स नहीं जनरेट करने के कारण वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम ही नहीं कर रहे हैं। तो जी, चाइना क्या कर रहा है, अपना जो फूड एक्सपोर्ट्स है, वो बाहर से बाहर जो फूड है, वो बाहर से इम्पोर्ट कर रहा है। जी, एनर्जी है, बाहर से इम्पोर्ट कर रहा है। सब सब ठीक है, आप मतलब ज़्यादा माल मँगा के आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपका एक्सपोर्ट सरप्लस ज़रूर है, बट इंटरनली आपकी इकोनॉमी एक तरह से गड्ढे में जा रही है। आपका डेब्ट कितना है? 50-70 ट्रिलियन है, और आपकी इकोनॉमी कितनी है? 20 ट्रिलियन। गोस्ट सिटीज़ है चाइना के अंदर, कम से कम 51 गोस्ट सिटीज़। एक-एक जी, गोस्ट सिटी का वैल्यू है अराउंड 100 बिलियन, तो 5 ट्रिलियन का तो ये रियलिटी का प्रॉब्लम हो गया। उसके अलावा वहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी है, एविएशन सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, बैंकिंग है, सब जगह चाइना ने वहाँ पे एक तरह से उनको फंड करता जा रहा है, जिसके कारण चाइना के अंदर देखिए, बहुत मैं बड़ा। आपसे थोड़ा-सा और चाइना से बढ़कर अगर हम थोड़ा-सा और इसको विस्तार से समझें, जब भी कोई इस तरह का क्राइसिस होता है, तो उस हर क्राइसिस में जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं, वो पैसा प्रिंट करती हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं, वो बेल आउट देती हैं। लेकिन ये जो सर्कल है, जो विशियस सर्कल कहना चाहिए इनफैक्ट, ये कब तक चलेगा? और हम कभी भी जो रियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, क्या वो हम रिफॉर्म देख पाएँगे या देखिए, सिर्फ़ ये सबसे पहले मैं आता हूँ, 2008 में ऐसे ही हुआ था। तब सेंट्रल बैंक्स ने सब करके काम कंप्लीट कर दिया था। वापस कोविड के टाइम पे भी हुआ था। उस समय भी आप देखिए कि अमेरिका ने $16 ट्रिलियन छाप दिए, ठीक है? कोविड में 4-5 साल में। जो उनका डेब्ट 21 ट्रिलियन था, वो 37 ट्रिलियन पहुँच चुका है। अब हुँ, क्या हो रहा है, नया पैसा जब प्रिंट होके बाज़ार में आता है, तो एक्सिस्टिंग जो पैसा जो एक्सिस्टिंग करेंसी होती है सर्कुलेशन में, हुँ, उसकी वैल्यू धीरे-धीरे घटती जाती है। इसको बोला जाता है डिबेसमेंट ऑफ करेंसी।
इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ द करेंसी गोज डाउन और एसेट के प्राइसेस बढ़ते हैं। एसेट के प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, और ये जब बबल होता है और फूटता है तब स्टैग्फ्लेशन आता है। इसमें क्या होता है, ग्रोथ नेगेटिव होती है और प्राइसेस बढ़े हुए रहते हैं। इसमें क्या होता है कि डिमांड ही नहीं होती है तो आप प्राइस बढ़ा ही नहीं सकते। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका को भी वही फेस हो रहा है और चाइना को भी फेस हो रहा है। हुँ। और आपका जो क्वेश्चन है कि ये कब तक चलेगा, मेरा ये मानना है 2030 या 32 तक मैक्सिमम चलेगा। उसके बाद बहुत लोग बोल रहे हैं ग्रेट फाइनेंशियल रीसेट। फाइनेंशियल हुँ। रीसेट कुछ भी नहीं है, ये इतना बड़ा जो डेट का जो ठीकला है वो फूटेगा और सब लोगों की सेविंग्स है वो एक तरह से ड्रास्टिकली कट होने वाली है। देयर विल बी अ डिजास्टर मेहम। मतलब आप सोच लीजिए आपकी जीडीपी कितनी है, 110 ट्रिलियन की है, आपका डेब्ट कितना है, 324 ट्रिलियन का है, 337 ट्रिलियन का है। आपका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना है, 324%। तो हुँ। सबसे बड़ी बात है, चलो दुनिया की बात छोड़ो, भारत की क्या स्थिति है, आप ये सोच रहे होंगे हमारी भारत सेविंग्स की क्या स्थिति होगी। पे मैं पहले आऊँगी। सबसे पहले मैं आम आदमी के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं जी, कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ट्रिलियन डॉलर्स के हम डेट की बात कर रहे हैं, तो ये आम आदमी को कैसे इस पे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कैसे इसका असर आता है? जैसे इन्फ्लेशन है, जॉब्स की बात आती है, इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आम आदमी मुतासिर होता है। तो उसपे कैसे असर पड़ता है? बेरोज़गारी, महँगाई और जो सारी चीज़ें आम लोगों की होती हैं? देखिए अमर जी, मैंने इसके लिए ये सब फिगर पहले दिए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में दिए। जैसे मैंने चाइना का 70 ट्रिलियन का डेट बताया, उनकी जीडीपी है 20 ट्रिलियन। अब हुँ, भारत के ऊपर आता हूँ। भारत का जो जीडीपी है इट इज 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स। हुँ, डेब्ट जो है ना, पूरा डेब्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डेब्ट सब मिला के इट इज 81% ऑफ द जीडीपी। मतलब भारत के अंदर अभी भी फिस्कल सिचुएशन, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम हो रहा है। हम सिर्फ पैसा फेंक के सिर्फ ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे भारत सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो धीरे धीरे वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे एफआरबीएम एक्ट भी है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ एक्ट भी है, जिसमें हुँ, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला हुआ है कि आप अपना जो डेफिसिट है उसको 3% ऑफ द जीडीपी से कम करने की बात है। और हर बजट में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अभी 5% के आसपास होना चाहिए। गवर्नमेंट हुँ, इज ट्राइंग टू रिड्यूस दैट फिगर डेली। तो इसके कारण आप ये देखिए कि मतलब आप समझ जाइए, भारत के अंदर आप किसी को 80 पैसे दोगे तो 1 रुपया को कन्वर्ट कर देगा। और सेम अगर चाइना में करना है तो आपको $3 देने पड़ेंगे, तब वो जाके $1 का इंक्रीमेंटल आउटपुट देगा। फर्क हुँ, देखिए वो है। सबसे सेकंड वाली बात ये है, भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ठीक है, हमारी 67% ऑफ हमारी पॉपुलेशन 35 ईयर्स के नीचे है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, और आगे जाके 7-8 साल में वी विल बिकम अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये सारे जो चीजें इंडियन इकोनॉमिस्ट नहीं बोल रहे हैं, ये वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं। भारत का जो टू थर्ड जो हम जितना भी गुड्स बनाते हैं, टू थर्ड हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमें जी, किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता है। एक और एक चीज है, भारत के अंदर जॉब्स तो एक तरह से बनते ही जा रहे हैं। गवर्नमेंट ओसी के ऊपर काम भी कर रहा है। गवर्नमेंट किस पे काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट रोड्स बना रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हाईवेज बना रहा है, एक्सप्रेसवेज बना रहा है, हमारे पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, एयरपोर्ट्स बना रहा है, हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस है उसको डेवलप कर रहा है, टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहा है, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहा है। और अभी जो एयरपोर्ट्स के पास एक तरह से जो बोलते हैं सामान के आने जाने का जो कार्गो मूवमेंट्स है उसके लिए काम कर रहा है। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बना रहा है ताकि ट्रेन के बीच में आने जाने में किसी को प्रॉब्लम ना हो। पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम 0.9 डेज के ऊपर कर दिया है। ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। इस सेंट्रल अगर एक बोला जाता है कि अगर आप पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप डालते हो, देन अंबर जी द रिवॉर्ड इज वेरी हाई। मतलब आप जी। सोचिए, अगर 1 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करता है इकोनॉमी में, लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट 2.5 टाइम्स होता है। तो भारत को अभी तो ग्रोथ की काम है, भारत के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकेंड, भारत को डरने की बात नहीं है। कम से कम 26,000 टन के गोल्ड हमारी गृहणियों के पास है। 4,000 टन का गोल्ड हमारे टेम्पल्स में है।
एक 900 टन गोल्ड जो है हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास है। और अभी भी हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो अराउंड $690 बिलियन के आसपास है। तो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, भारत का अंदर एक तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रही है। जब ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं और प्रोडक्शन चालू होता है तो ये जीडीपी में ग्रोथ लाएंगे। तो जी। आगे भारत का प्रोजेक्शंस आर वेरी हाई। तो भारत को डरने की बात नहीं है, पर सबसे बड़ा एक चीज भारत को डरने की बात है, हमारे यहाँ पे जो हाउस होल्ड हैं वो अभी पैसा बचा नहीं रहे। वो अब कर्ज लेके भी खर्चा कर रहे। अभी 1.5 लाख रुपए का आईफोन आपको क्यों जरूरत है? कर्ज पे लेके करना क्या क्या करना है आपको? 70 to 80% जो आईफोन बिकते हैं इट इज ऑन डेट, ईएमआई पे ईएमआई पे होते हैं। और एक एक इंस्ट्रूमेंट का कॉस्टिंग मतलब 1 लाख से कम ही नहीं। लोग वांट टू ओन द ब्रांड। सबसे पहले इनको समझना पड़ेगा, दे हैव टू डू इन्वेस्टमेंट, दे हैव टू डू सेविंग। सेविंग्स करके आप परचेस करिए। ये सब कुछ ईएमआई पे मत लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला समय हमें नहीं मालूम कैसे होने वाला है। क्योंकि मैं ये सब चीज इसके लिए बोल रहा हूँ, जब बड़ी इकोनॉमी इसमें प्रॉब्लम आता है तो इससे भारत की इकोनॉमी को भी प्रॉब्लम आएगा। जब ग्लोबली बड़ी बड़ी कंट्रीज डिफॉल्ट करेगी, अभी देखिए फ्रांस ने बोल दिया मुझे आईएमएफ से एड लेना पड़ेगा, ब्रिटेन ने बोल दिया मुझे आईएमएफ से एड लेना पड़ेगा। चाइना तो किस दिन हाथ उठाएगा हमको नहीं मालूम। जिस दिन वो हाथ उठाएगा, मॉनेटरी जो सिस्टम है वो एक तरह से कोलैप्स पे हो जाएगा। ये उमेश कभी जी ना कभी जी, आप ये कभी कंप्लीट ना कभी करिए। होने वाला है। उमेश जी, इंडिया की आपने बात की, तो उससे ये समझ में आता है कि इंडिया के पास अभी भी मैनेजेबल डेट है। लेकिन ओवरऑल जो ग्लोबल सिचुएशन बनी हुई है उसका हमारी जो इकोनॉमी है उस पर असर ज़रूर आ सकता है, क्योंकि अगर इस तरह की हम देख रहे हैं कि जो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट है वो ऑफ कोर्स उसका असर ज़रूर आएगा। लेकिन इस सब के चलते क्या आपको लगता है कि हमारी जो बोरोइंग है और फिस्कल जो डिसिट पॉलिसी है उसको कहीं न कहीं हमें टाइटन अप करने की ज़रूरत है, जिससे हम बोरिंग और फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं। देखिए अमर जी, आरबीआई, फिनांस मिनिस्ट्री सब अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। हुँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम्स ऑलरेडी एक तरह से दे आर इन प्लेस। तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। रेड फ्लैग्स आ जाते हैं। अभी जैसे हाउस होल्ड अगर कंजम्पशन कर रहे हैं एंड दे आर हुँ, डूइंग थ्रू इन्फ्लेशन, मतलब आप ईएमआई लेके कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक डेब्ट बढ़ता जा रहा है। अभी हुँ, जो नया फिगर आया है, बताया जाता है बैंक्स के अंदर लोग एफडी तोड़ रहे हैं और नया डेब्ट लेते जा रहे हैं, हाउस होल्ड डेब्ट लेके जा रहे हैं। देखिए लोग, पीपल आर नॉट टेकिंग डेब्ट फॉर बाइंग रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल, they are taking debt for their daily consumption. This is going to be a definite very big problem. तो आपको क्या लगता है कि वैसे तो जिस जो इस तरह की हैबिट्स है ना कि आपको ये ब्रांड्स ओन करनी है सिर्फ़ फ़ोन्स और उसकी नहीं है कि मोबाइल कंप्यूटर्स की। इसके अलावा जो महिलाओं के अंदर आदत डाली गई है, हाई एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स और वो कपड़ा, ये वो सारी चीज़ें इन कंपनीज़ ने ये आदतें बिगाड़ी है। तभी तो ये सारी चीज़ें हो रही है, उससे पहले तो अदरवाइज़ महिलाओं के एक फेयर एंड लवली हुआ करती थी और एक लक्स साबुन होता था, उसी से सब नहाते थे और वो क्रीम लगा लेते थे। अब तो मतलब एक-एक चीज़ की क्रीम और हर चीज़ का वो अलग है। तो ये देखिए सारी चीज़ें महिलाओं का मार्केट का अलग ही ब्रांड होता है, जहाँ पे बताया जाता है कि शेव जो पुरुषों का होता है, अगर महिलाओं को पिंक टैक्स देना पड़ता है, मतलब वो पिंक बोल के उनसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं। यहाँ तक बात आई है, ये एक मार्केटिंग गिमिक है। देखिए एक और एक चीज देखिए कि लोगों का जो अभी जो सेंट्रल बैंक्स है वो हुँ, लोग अपनी डॉलर होल्डिंग्स भी कम करते जा रहे हैं। चाइना ने अभी $25 बिलियन के रिजर्व्स, अपने जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के रिजर्व बेचे भी है। उन्होंने 756 से अभी उनका $731 बिलियन हो गया है। भारत का जो टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $690 बिलियन, उसमें $227 बिलियन ही अभी एक तरह से यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में है। तो ये सब चीज बताता है कि अमेरिकन डॉलर जो एक तरह से पहले जिस लोगों के ऊपर, जिनके उसके ऊपर विश्वास था, वो अब नहीं है। देखिए सेकंड नंबर जी, आप ये देख लीजिए लोगों को गोल्ड के ऊपर जिस हिसाब हुँ, से गोल्ड का दाम बढ़ा है, यू कैन सी हाउ पीपल आर बाइंग गोल्ड, सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड।
और कल गोल्ड का दाम शायद इंडियन मार्केट में 1,14,000 के आसपास हो गया है 10 ग्राम्स का। तो मतलब आज 1 किलो कम से कम 1,14,00,000 का हो गया। लास्ट टाइम जी। हमने जब गोल्ड के ऊपर बात की तब मैंने बोला था 1 किलो 1 करोड़ रुपए का है। तो आप हुँ। देखिए 14,00,000 तो 1 डेढ़ महीने में बढ़ गया। 14% रिटर्न आपको 1 डेढ़ महीने में मिल गया। तो ये सब चीज़ बताता है कि फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। देयर इज़ गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ उमेश जी, आपने प्रॉब्लम। इस फाइनेंशियल सिस्टम की मिसमैनेजमेंट की जो हम बात करें, मैं इस पे एक बस अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ, ये कि पूरा जो जो हम देखते हैं इकोनॉमी गिरवी रख देते हैं और कर्ज ले रहे हैं और पॉलिटिशियन बड़े-बड़े वादे करते हैं अपनी वोट बैंक्स को खुश करने के लिए, फिर कर्ज लेके उन वादों को पूरे करते हैं, तो कहीं न कहीं जो इकोनॉमी है वो गिरवी होती रहती है। क्या ये जो ग्लोबल डेट क्राइसिस हम देख रहे हैं, इसको क्या पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट क्राइसिस बोलना चाहिए? मतलब कि ज़िम्मेदार और पूरी तरह से जो इसका वो जाता है, वो पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट की वज़ह से ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, मैं बहुत विदाउट मिंसिंग द वर्ड मैं क्लियर कट टर्म्स में बोल देता हूँ। ये वॉल स्ट्रीट में जो हेज फंड मैनेजर्स है ना, वो एक तरह हुँ, से व्हाइट कॉलर फाइनेंशियल टेररिस्ट है। आप सोचिए बैंक भी लूटते हैं तो ऐसे तो मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज़ करके लूटते हैं, लॉ बना के लूटते हैं। पहले डेट हुँ, देते हैं, फिर बाद में डिफ़ॉल्ट करवाते हैं, फिर बाद में बेल आउट्स करवाते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ थिंग दे हैव बीन डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और ये अभी हुँ, खत्म भी होने वाला है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं और क्रिप्टो जी, करेंसी को बढ़ा के वहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि यूएस ट्रेज़री बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। कैसे? स्टेबल कॉइन के जो द्वारा और अल्टीमेटली क्या होगा, आप ये देखेंगे स्टेबल कॉइन जैसे एक दिन उसको इनवैलिडेट कर दिया जाएगा, एंटायर डेट विल गो अप और एक तरह से दिस इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लूट एंड प्लंडर ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन रिसोर्सेज अमेरिका हुँ, में चालू हो चुका है। इट इज एज गुड एज दैट। तो ये फाइनेंशियल टेररिस्ट जो होते हैं, ये ऐसे ही काम करते रहते हैं और सोसाइटी क्या है इनको ग्लोरीफाई करता है। आज अगर कोई आदमी जैसे देख लीजिए भारत की एक कंपनी है श्रीधर वेम्बू जो उस कंपनी के मालिक है जोहो के। अब वो कंपनी ऐसी है कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 से 13 बिलियन डॉलर की है। वो बोल रही है कि मैं 4 ट्रिलियन डॉलर की जो माइक्रोसॉफ्ट है, मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ। मेरे प्रोडक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट के जितना बरोबर है। अब 4 ट्रिलियन डॉलर जो माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यूएशन है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू द इंडियन इकोनॉमी। आप सोचिए, कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन चल रहा है अमेरिका। आप मैं सिर्फ एक तरह से आपको बता रहा हूँ, जो ज़ोहो के जी, प्रोडक्ट्स हैं, इट इज़ एज़ कंपैरेबल टू माइक्रोसॉफ्ट। और अभी ज़ोहो ने बोल दिया है कि मेरे प्रोडक्ट जो है क्लाउड पे हैं और वो वहाँ पे भी वो सक्सेसफुली इट इज़ ऑफरिंग लॉट्स ऑफ सर्विसेज़, सीआरएम सर्विसेज़ है। अभी उन्होंने खुद का अभी मैसेजिंग ऐप भी बनाया है, अट्टाराई बनाया है और अश्विनी वैष्णव ने भी एक तरह से उनको उनके जो ज़ोहो को एक तरह से प्रमोट भी किया है। तो कहीं न कहीं ज़ोहो सूट है, वो एक तरह से लोगों को मालूम पड़ रहा है। अब ये आदमी जो है किसी ने भी मैं मुझे मालूम है 99% आपके दर्शकों को ये नाम 15-20 दिन पहले मालूम भी नहीं होगा। सच में बोल रहा हूँ जब तक अश्विनी वैष्णव ने नहीं बनाया। ये आदमी तमिलनाडु का है, तेनकासी में इसका हेडक्वार्टर्स है, चेन्नई में भी नहीं है। एक सेकंड टायर, थर्ड टायर में वहाँ पे है। इनकी कंपनी में बताया जाता है, आपकी अंग्रेज़ी नहीं देखते, आपका एक्सेंट नहीं देखते, आपका लॉजिक देखा जाता है, आपका स्किल देखा जाता है, डिलीवरीज़ देखा जाता है। सबसे बड़ी बात ये है और भारत की बाकी कंपनी जैसे देख लीजिए टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, क्या कर रही है? बॉडी शॉपिंग कर रही है। किसी ने प्रोडक्ट नहीं बनाया, ये कंपनी बना रही है तो हो, ये सबसे बड़ी बात है। मैं इसके लिए बता रहा हूँ आपको वैल्यूएशन तभी मिलेगी जब आपके पास प्रोडक्ट होंगे। जी, अगर आप टेक टेक कूली का काम करोगे, देन यू विल नॉट गेट दैट वैल्यूएशन। सिंपल जी। सी बात है। जी, आप बिल्कुल समझ और जाइए, जब तक आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, तब तक आप वैल्यूएशन कमांड नहीं कर सकते हो। अमेरिका के पास आज इतना बड़ा वैल्यूएशन इसके लिए है कि वो नए-नए प्रोडक्ट्स बनाता है और वो एक इकोसिस्टम उसका बनाया हुआ है कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है। भारत के अंदर हम देखते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स आर यूज़लेस एक तरह से धारणा है, जी, क्योंकि भारत के अंदर वी सीक वैलिडेशन फ्रॉम अब्रॉड। अगर मैं यही बात मैंने आज जो आपको बताई है, मैंने आपको सारे जो फैक्ट्स है वो बताया है विद न्यूज़पेपर कटिंग्स ऑफ प्रोमिनेंट मेनस्ट्रीम मीडिया।
ये बात मुझे 2-3-4 साल पहले से मालूम थी। तब मुझे लोग बोलते थे कि आपको क्या मालूम है? मैं बोला मालूम होने की कोई बात नहीं है। ये सब एक तरह से सबको मालूम पड़ता था बात। मैं चाइना जी, के बारे में जब बोलता था 300% है तो लोग मुझे पागल बोलते थे। सीधी बात बता रहा हूँ। आई रिमेंबर जी। तो अब तो देखते ये हैं कि चीज़ सारा जो हम अप एंड डाउन देख रहे हैं और 338 ट्रिलियन डॉलर का जो डेट है, इसका कैसे ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ता है, कैसे हम दो भारत 200 इससे बच ट्रिलियन सकता है, ये 200 सारी चीज़ें। दो सोचिए 338 माइनस 110 कर दीजिए 200 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट है 200 प्लस ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट है जी, somebody जी, has to bear this deficit who will bear जी। it अब पता सोचिए नहीं किस पे लेकिन स्टॉक आज मार्केट क्या क्या स्टॉक मार्केट गिरेगा या बॉन्ड मार्केट गिरेगा कौन ज्यादा जाके मार्क टू मार्केट लॉसेस में कौन ज्यादा इसको सहेगा ये एक तरह से मैं सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ आप इसके ऊपर एक तरह से आपके दर्शकों को बोल रहा हूँ बस एक बार सोचिए जी, मैं सिर्फ एक बिल्कुल। तरह से ये एक तरह सबको से सोचने के लिए प्रिलिमिनरी उमेश जी ने एक एक फूड फॉर थॉट दिया है और किस पे इसकी गाज गिरेगी, कौन इसको की भरपाई करेगा, ये बड़ा सवाल है। उमेश जी बहुत-बहुत बॉल धन्यवाद। बॉल जी। जो बॉल है फाइनल बॉल जिसके हाथ में रहेगी उसका बेड़ा गर्क हो गया समझ लीजिए जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने काफ़ी अहम पॉइंट्स हमारे साथ साझा किए। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।